हाय एवरीवन। आज हम जानेंगे कि ईपीएफओ का जो 2014 का जो अमेंडमेंट है वो आखिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट क्या है और ये इतना न्यूज़ में क्यों है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नई पेंशन स्कीम जब से आई है, मोस्टली सभी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था, जबकि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपना 12% बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। तो बेसिकली तो यही ऑब्जेक्शन का मुद्दा है, लेकिन उसको हम छोड़कर जानते हैं कि 2014 का जो अमेंडमेंट है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। 2014 में गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेकर आई थी जिस तो इसमें बेसिकली था कि अगर किसी की पेंशन कैलकुलेट करनी है तो उसकी जो बेसिक सैलरी है उसको 15,000 माना गया था। तो चाहे कोई कर्मचारी 50,000 कमा रहा है या 1 लाख कमा रहा है, लेकिन उसका जो पेंशन का कैलकुलेशन होगा वो बेसिक सैलरी 15,000 को मानकर किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी की 15,000 से ज्यादा सैलरी है तो उसको ये ऑप्शन दिया गया था कि वो अपनी जो बेसिक सैलरी है उसका 8.33% कंट्रीब्यूट कर सकता है, और लेकिन इसके एडिशनल में 1.16% भी उसको कंट्रीब्यूट करना होगा। इट मीन्स जिनकी 15,000 से ज्यादा सैलरी है उनकी हाई पेंशन बनेगी। जब वो रिटायर होंगे तब उनको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा एज ए पेंशन। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके लिए सिर्फ 6 महीने दिए थे सभी कर्मचारियों को कि इस ऑप्शन को चुनने के लिए उनके पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है। लेकिन 6 महीने में ये सब काम नहीं हो पाया, इसलिए गवर्नमेंट ने सभी कर्मचारियों की स्थिति को देखते हुए इस पीरियड को फर्दर 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया। लेकिन जैसा कि हमारे सभी कर्मचारी इतने अपडेट नहीं होते या और भी रीजन हो सकते हैं, तो या फिर वो किसी तरह से मिसगाइड होते हैं या फिर उन्हें नहीं पता चल पाता, जैसे सीए लापरवाही कर देते हैं या कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये काम जो है प्रॉपर टाइम में नहीं हो पाया और गवर्नमेंट ने इस ऑप्शन को खत्म कर दिया। इस 2014 के अमेंडमेंट में एक चीज ये भी थी कि अगर कोई कर्मचारी इस ऑप्शन को नहीं लेता है तो बाय डिफॉल्ट उसको फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि उसका जो बेसिक सैलरी 15,000 है उसी पर उसकी पेंशन कैलकुलेट होगी। अब इन्हीं सब डिस्प्यूटों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 44 पीआईएल डाली गई और उन्हीं का जो जजमेंट है वो अभी 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ मना कर दिया कि 2014 का जो अमेंडमेंट एक्ट था वो एकदम वैलिड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस चेंज की है, जैसे कि जो 1.16% का जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन था उसको खत्म कर दिया है। दूसरा, जो ऑप्ट करने का जो की प्रक्रिया थी उसको फर्दर 4 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो ये न्यूज आजकल बड़ी ही चर्चा में है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया है और 4 महीने के लिए अपने कर्मचारी को ये ऑप्शन दिया गया है कि वे चूज कर लें कि वो किस कैटेगरी में फॉल करना चाहते हैं और कौन सी पेंशन स्कीम को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। इस सर्कुलर के अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें हमें ये जानने की जरूरत है कि ये किस जज ने इसको पारित किया था। तो 3 जजेस की बेंच थी जिसने इस डिसीजन को दिया था। अब चाहे तो इसको मोटे तौर पर इस जजमेंट को देख भी सकते हैं, इम्पोर्टेंट जजमेंट है और ईपीएफओ की वैकेंसी भी आई हुई है, तो मेरे हिसाब से ये एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा अगर आप इसको देख लेंगे। 1 अप्रैल 2005 के बाद जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उन सभी अपॉइंटियों को न्यू पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इट
पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो 2004 में गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है। अब न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन बेहतर है, ये हम अब जानेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है ओल्ड पेंशन वर्सेस न्यू पेंशन। तो जो ओल्ड पेंशन है उसमें कर्मचारियों को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था। मतलब ये जो सोशल सिक्योरिटी होती थी उसमें कर्मचारियों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। टोटली गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती थी अपने कर्मचारियों को पेंशन देने की। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में सभी कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10% प्लस डीए कंट्रीब्यूट करना होगा और हर एक कर्मचारी का एक अकाउंट खुलेगा, जैसा कि हम लोगों का बैंक में अकाउंट होता है। और जितना कंट्रीब्यूशन एक कर्मचारी का होता है उतना ही उसके एम्प्लॉयर का होगा। और वही फंड शेयर मार्केट में या गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में लगा सकती है और वही फंड आगे चलकर एक्यूमुलेट होकर पेंशन के रूप में एक एम्प्लॉय को दिया जाएगा। अब सभी कर्मचारी इस पर बड़ा ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं कि एकदम से ही गवर्नमेंट ने पुरानी स्कीम को हटाकर नई स्कीम ला दी है और उसमें कंट्रीब्यूशन करना है। तो इसके पीछे भी अगर हम जाने तो गवर्नमेंट का एक लॉजिक है। जैसे जो पेंशन का जो बर्डन है वो गवर्नमेंट पे बढ़ता जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये गवर्नमेंट का तर्क है कि उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम को क्यों लॉन्च किया। मतलब जो पेंशन है वो ज्यादा है जितना की सैलरी दी जाती है हर महीने कर्मचारियों को। तो इन द फ्यूचर 10 साल 20 साल में गवर्नमेंट इस कैपेसिटी में नहीं रहेगी कि अपने कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन प्रोवाइड करा सके। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर आज से ही एक फंड रेज करके चलेंगे तो हम अपने कर्मचारियों को एक सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करा पाएंगे और सरकार पर इतना बर्डन भी नहीं होगा। अब जैसे कि सब चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे कर्मचारी हो सब इसका न्यू पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं, बस इसी आधार पर कि हमें कंट्रीब्यूशन करना क्यों पड़ रहा है। पहले तो नहीं करना पड़ता था ऐसे, लेकिन पिछले सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में ह्यूज डिफरेंस है। पहले कर्मचारी कम होते थे और टैक्स पेयर ज्यादा होते थे, लेकिन आज की डेट में टैक्स पेयर बढ़े हैं लेकिन रिटायर्ड जो पर्सन है उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। तो पेंशन का जो बर्डन है वो सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, गवर्नमेंट कहती है। इसीलिए न्यू पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया था। 1 अप्रैल 2005 के बाद जितनी भी अपॉइंटमेंट होंगे वो सभी न्यू पेंशन स्कीम से कंसिडर होंगे। दूसरा है हमारा जीपीएफ। ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड दिया जाता था, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में कोई गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड नहीं दिया जाता है। तीसरा जो है ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पेंशन होती थी वो सर्टेन होती थी। मतलब नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कितना है और हमारी लास्ट जो सैलरी ड्रॉ की है किसी कर्मचारी ने वो कितना है, तो उस पर पेंशन सर्टेन होती थी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम जो है उसका कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है चाहे एम्प्लॉय का हो या एम्प्लॉयर का हो, उस पैसे को किसी शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है और उससे कितना बेनिफिट मिलता है ये किसी को सर्टेन नहीं होता। इसलिए किसी भी एम्प्लॉय की जो पेंशन है वो भी सर्टेन नहीं है। तीसरा जो हमारा है वो है कि लास्ट सैलरी का 50% गारंटी होता था ओल्ड पेंशन में, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ऐसी कोई गारंटी नहीं है।
नेक्स्ट जो है हम हमारा डिफरेंस है कि जो हर 6 महीने के बाद जो डीए मिलता था ओल्ड पेंशन स्कीम में, वो अब न्यू पेंशन स्कीम से हटा दिया गया है। मतलब हर 6 महीने में जो डीए मिलता था वो अब न्यू पेंशन स्कीम में इंक्लूड नहीं किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम में हर 10 साल में पेंशन मिलने के बाद वेतन आयोग का भी लाभ मिलता है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में वेतन आयोग का कोई लाभ नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है हमारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 20 लाख तक की ग्रेचुटी एम्प्लॉय को दी जाती थी। लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम है वो उसमें ग्रेचुटी का प्रोविजन तो है लेकिन एक टेम्परेरी बेसिस पर है। नेक्स्ट है हमारा, अगर किसी भी कर्मचारी की ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती थी ओल्ड पेंशन स्कीम में, तो उसकी फैमिली को एक फैमिली पेंशन दी जाती थी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में अगर डेथ हो जाती है किसी कर्मचारी की ड्यूरिंग सर्विस, तो फैमिली पेंशन का कॉन्सेप्ट तो है लेकिन एक टेम्परेरी बेस पर है। और उसमें भी एक कंडीशन जोड़ दी गई है कि अगर फैमिली पेंशन आपको दी जाएगी तो आपका जो कंट्रीब्यूटेड अमाउंट है उसको जब्त कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि जो पेंशन का रियलाइजेशन है वो सरकार जो है ट्रेजरी के माध्यम से करती थी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में जो पेंशन का रियलाइजेशन है वो शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है। मीन्स शेयर मार्केट से जितना बेनिफिट होगा हमें उतनी ही ज्यादा पेंशन दी जाएगी। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नॉलेज भी आपने इससे प्राप्त की होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।